वेलकम बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अब तक सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिए हैं, हमने हेनरीज लॉ कर लिया है, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं कि भाई इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, देखो इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट सरफेस। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कौन से वाले? जो सरफेस पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट सरफेस इनटू वेपर्स, ठीक है, इज नोन एज इवेपोरेशन। इज नोन, डेफिनेशन कुछ कुछ समझ में आई होगी कि आप स्पॉन्टेनियसली का मतलब पता है क्या होता है? अपने आप तुम कुछ नहीं कर रहे, चीज़ें अपने आप हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने क्या करा ना, जहाँ भी बैठ के तुम लोग लेक्चर देख रहे हो, चाहे टेबल पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो क्या करो, वहाँ पे ना थोड़ा सा पानी गिरा दो, थोड़ा सा। तो तुम देखोगे, तुम ना अभी मान लो तुमने पानी गिराया, तो 1 घंटे बाद, नहीं तो 2 घंटे बाद, नहीं तो 3 घंटे बाद, नहीं तो कल, वो पानी ना अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये पानी इवेपोरेट हो गया। और कैसे हुआ? अपने आप। तो वो प्रोसेस क्या हुई? इवेपोरेशन हुई। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक ये है कंटेनर, और इसमें ना ये मैंने लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये कोई लिक्विड है, सपोज एक्स, कोई एक्स लिक्विड है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स ऐसे सरफेस पे होंगे, ऐसी बहुत सारे पार्टिकल, मैं तो एक ही बना रहा हूँ, ऐसी बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे बल्क में होंगे, ठीक है। अब मैं अगर इस बल्क वाले पार्टिकल को देखूँ, इस बल्क वाले पार्टिकल के तो चारों तरफ ही पार्टिकल है, हर डायरेक्शन में, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ध्यान रखना, ऐसे जैसे मैं गोले बना रहा हूँ नीले नीले कलर के, ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले हैं, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मैं ना इस रेड वाले मॉलिक्यूल को पकड़ रहा हूँ, ये जो रेड है ना, रेड वाला, ये इसको। अब देखना, इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट में भी एक मॉलिक्यूल है, राइट में भी एक मॉलिक्यूल है, ऊपर भी एक मॉलिक्यूल है, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका मतलब पता है क्या है? इस मॉलिक्यूल को हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन से, है ना। तो इस बीच वाले मॉलिक्यूल के ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इसके तो सारे के सारे। तो खुश बैठा हुआ, आराम से ऐसे मस्त पड़ा हुआ अंदर बल्क में, ठीक है। तो ये है बल्क, ये है अपना बल्क का मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो ये मॉलिक्यूल ये बैठा ना सरफेस पे, ये देखो। अब इसके भी तो आसपास होंगे ना, ये देखो, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, पढ़ा है, सही बात है। अब मैंने इसको देखा, इसको इधर से इसने खींचा, इधर से इसने खींचा, आहा, बैलेंस हो गया। लेकिन जब नीचे वाला खींच रहा है तो ऊपर है ही नहीं कोई बैलेंस करने के लिए। इधर से खींचा, इधर भी कोई नहीं है, इधर से खींचा, इधर भी कोई नहीं है। तो भैया अब तो इस मॉलिक्यूल के जो कि सरफेस पे है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, इसके ऑल फोर्सेस आर नॉट बैलेंस। सारे फोर्सेस के बैलेंस ही नहीं है। जब सारे के सारे फोर्सेस देखो बैलेंस होते हैं, लेफ्ट साइड देखो, तब मैं बोलता हूँ ना नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो ये मॉलिक्यूल चुपचाप यहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं भागेगा। लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल के नेट ऑल फोर्सेस बैलेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब
एफ नेट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो कुछ ना कुछ बचे हुए फोर्सेस होंगे, और उन बचे हुए फोर्सेस को पता है क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिडुअल फोर्सेस। तो दिस सरफेस मॉलिक्यूल हैज अनबैलेंस्ड रेजिडुअल मतलब बच गई, रेजिडुअल फोर्सेस जो बैलेंस ही नहीं हो पा रही। तो कौन सी हैं? कुछ ऐसे बना दूं, ये नीली वाली, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ऊपर की तरफ इसे कुछ चाहिए था, बट ऊपर की तरफ खाली था, ठीक है। अब क्या होगा? अब ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं भाई, ये तो अब तड़प गए हैं। कह रहा भाई हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, बल्क वाला मॉलिक्यूल बैलेंस है, खुश बैठा है, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? तो अब ये क्या करता है, ये अब लिक्विड से नाराज़ हो जाता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। कहता मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, अभी भाग जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब होगा क्या? ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल जिसके अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, हैविंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो ये क्या कर जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं, इनके वेपर्स बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बल्क का मॉलिक्यूल और सरफेस का मॉलिक्यूल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, भाई बल्क वाला मॉलिक्यूल तो शांति से बिल्कुल बैठा हुआ है ना, तो बल्क के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? लो। लेकिन जो इस सरफेस वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि तड़प रहा है बाहर जाने के लिए, हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो ये बाहर भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब 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 अगर मैं आपसे पूछूं जो इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बताओ। इवेपोरेशन में अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का मतलब समझ में आया होगा, है ना, कि अपने आप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन पे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, वो समझना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, तो हम लोग जानते हैं ना कि भाई मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, वो और बढ़ेगी। भाई जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बाहर जा क्यों रहा था? क्योंकि उसकी हाई एनर्जी थी, अनबैलेंस फोर्सेस थे, है ना। अब तुमने टेम्परेचर कर दिया तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो और तेज़ी से अब क्या जाएगा? बाहर जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी सरफेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे, ठीक है। अगर मैं नेचर ऑफ लिक्विड की बात करूं तो हम जानते हैं कि अगर मुझे किसी लिक्विड को वेपोराइज करना है, इवेपोरेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना, ये जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड के बीच में ना, ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। मुझे इन फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आईएमएफ को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब मैं आईएमएफ को ब्रेक कर दूंगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में, वेपर्स में पहुंच गया। अब ये जो
कैसे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन? अब तुम्हें दिख रहा है ना कि लिक्विड और लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा ना लिक्विड लिक्विड के बीच में, ये होगा जितना कम, उतनी ईजिली, जितना कम होगा तो उतनी ही ईजिली लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड इवेपोरेट। तो यहाँ से तुमने क्या सीखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा। तो मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है IMF के। IMF इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। ठीक है। अब तुम खुद सोचो ना, देखो एक ये छोटा सा एरिया है, ये देखो, एक ये बड़ा एरिया है, तो ज़्यादा वेपर्स पर यूनिट टाइम। अब ध्यान रखना कि जो रेट मैं बोल रहा हूँ ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होता क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपोराइजेस इन अ यूनिट टाइम, ये मान लेता हूँ, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो रहे हैं इन अ यूनिट टाइम। अब हम जानते हैं भाई, अगर मेरे पास ज़्यादा सरफेस एरिया है, इसमें कम, ठीक है, ज़्यादा सरफेस अगर एरिया है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे पर यूनिट टाइम में, कम सरफेस एरिया है तो कम मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, RE लिख दूँ, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ केस आ जाएगा पासिंग। ये नीट में थोड़ा पूछने के चांसेस कम है। फोर्थ केस आ जाएगा पासिंग ड्राई एयर ऑन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। तुम क्या करो, लिक्विड के सरफेस पर सूखी गैस, ड्रायर का मतलब ठीक है, ड्रायर का मतलब है जीरो वेपर्स, उस हवा में वेपर्स नहीं होंगे किसी के, शुद्ध गैसेज ही हैं बस, कोई वेपर्स नहीं है। पता ना वेपर्स और गैस में फ़र्क होता है, ठीक है। तो पासिंग ड्राई एयर का मतलब उस एयर में या उस गैस में कोई वेपर्स नहीं है, किसी भी लिक्विड में कोई वेपर्स नहीं है। तो अब क्या होगा, अब देखो जो ड्राई एयर होती है ना, इसकी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, या फिर वेपर से बेटर मैं लिख सकता हूँ क्या एक चीज़ दूसरी, मॉइस्चर, नमी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रहती है। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास लिक्विड था, कौन सा लिक्विड, X, और इसके क्या बन रहे हैं ऐसे, ये बन गए भाई यहाँ पे इसके वेपर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रही है, वेपोराइजेशन, ये वेपोरेशन, वेपर्स आपस में टकराएंगे तो नीचे क्या करेंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो X लिक्विड से
हम किस पे जा रहे हैं, गैस पे जा रहे हैं। तो क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, लिक्विड से तुम ऊपर जा रहे हो वेपर्स पे, वेपर से वापस नीचे आ रहे हो किस पे, लिक्विड पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इज एस्टेब्लिश्ड। और अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है ये। अब जो फॉरवर्ड प्रोसेस है ना, लिक्विड से गैस जाने का मतलब होता है इवेपोरेशन। अब देखो मैंने क्या करा, अब मैंने यहां से ना ऐसे करके क्या पास कर दी, ड्राई एयर कर दी पास। अब मैंने जैसे ही ड्राई एयर पास करी, वो क्या, उसने पता है क्या करा, ये एक्स गैस को पकड़ लिया। ड्राई एयर ने क्या करा, दिस ड्राई एयर एब्जॉर्ब्स वेपर्स ऑफ एक्स, था ना। देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तुमने जैसे ड्राई एयर पास करी तो हुआ क्या, इक्विलिब्रियम पर एक्स गैस का अमाउंट हो गया कम, क्योंकि उसने एक्स के वेपर्स को पकड़ लिया। अब तुम जानते हो ना ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर तुम इक्विलिब्रियम पर पड़ी हुई प्रोसेस में कोई छेड़खानी करते हो तो इक्विलिब्रियम उसके कैसे काम करेगा, अगेंस्ट। तो ड्राई एयर ने क्या करा, ड्राई एयर ने क्या करा, डिक्रीजेज अमाउंट ऑफ वेपर्स इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम। ये जो इक्विलिब्रियम में सिस्टम पड़ा हुआ था, तो ड्राई एयर ने क्या कर दिया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम से एक्स गैस का अमाउंट कर दिया कम, मतलब एक्स के वेपर्स का अमाउंट कर दिया कम। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बताओ क्या करेगा, अगेंस्ट काम करेगा। मतलब इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज द वेपर्स ऑफ एक्स, इक्विलिब्रियम तो वेपर से बढ़ाएगा, इसका काम ही हमारे अगेंस्ट करना। इसने वेपर्स एक्स के बढ़ा दिए, और एक्स के वेपर्स कब बढ़ेंगे, जब, मतलब जब प्रोसेस अपनी कहाँ जाएगी, लिक्विड से गैस, तभी तो वेपर्स बनेंगे। मतलब पहले जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा था, और तुमने ड्राई एयर पास करके क्योंकि एक्स गैस के अमाउंट को कम कर दिया, अब लिक्विड भड़क जाएगा भाई। अब लिक्विड करेगा, तूने मेरी गैस ली है तो अब मैं और तेजी से क्या होऊंगा, इवेपोरेट करूंगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर हुआ क्या, तुमने ड्राई एयर पास करी, ड्राई एयर ने एक्स गैस को अपने साथ ले गया, अब प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो रहा है तो प्रोसेस जाएगी फॉरवर्ड, और अगर प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगी, प्रोसेस कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, लिक्विड टू गैस, तो मैं क्या बोलूँगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस। समझ गए क्या, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसमें, अब हम आ जाते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। यहाँ पर अभी जैसे मैं पिछला वो केस करा रहा था ना, कि तुमने एक कंटेनर लिया, मान लेते हो यहाँ पे कोई लिक्विड है, एक्स लिक्विड है, इस एक्स लिक्विड के क्या बने, ऊपर वेपर्स बन गए, एक्स गैस प्लस एक्स गैस, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, एक्स गैस, ये वेपर्स बने। अब भाई ये जो वेपर्स बनेंगे, ये फिर नीचे कंडेंस भी तो होंगे, है ना। लिक्विड इवेपोरेट हुआ, कुछ समय के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर भीड़ भाड़ बढ़ती जाएगी, इतने वेपर ही वेपर वेपर ही वेपर हो गए, अब वो आपस में धक्का मुक्की करके कंडेंस होकर नीचे आने लग जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलने लग जाएगी, फिर क्या चलने लग जाएगी, कंडेंसेशन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियली, शुरुआत में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवेपोरेशन चल रहा है। क्या शुरुआत में कंडेंसेशन होगा क्या,
कंडेंसेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कंडेंसेशन तो कब होगा, जब ऊपर ऊपर जो ये वेपर्स हैं वो आपस में टकरा के नीचे आएंगे। लेकिन नहीं, शुरुआत में तो है ही नहीं ऊपर कुछ, तो कंडेंसेशन तो है ही नहीं, है ना। अब क्या होगा, अब जैसे इवेपोरेशन हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, हम कुछ नहीं कर रहे, ना मैंने टेम्परेचर छेड़ा, ना मैंने लिक्विड को बदला, कुछ नहीं करा, ना मैंने ड्राई एयर पास करी, कुछ करा ही नहीं, कुछ भी नहीं अगर मैं कर रहा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ भी नहीं। मैंने अभी तो बताया कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो टेम्परेचर नहीं छेड़ा, नेचर ऑफ लिक्विड कुछ नहीं करा, जो लिक्विड था वही है, ना मैंने सरफेस एरिया छेड़ा, ना मैंने कोई ड्राई एयर पास करी। इसका मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो क्या होगा, ऊपर वेपर है ही नहीं तो कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा। लेकिन विद टाइम क्या होगा बताओ, अमाउंट ऑफ वेपर्स इंक्रीजेस। ऐसा ही होगा, समय के साथ साथ वेपर्स बढ़ने लग जाएंगे, और अगर वेपर्स बढ़ेंगे तो वो आपस में टकराने भी तो ज़्यादा लगेंगे, और आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, अमाउंट ऑफ वेपर्स अगर बढ़ेगा समय के साथ साथ, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। आ रही बात समझ में, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना शुरुआत में था अंत तक उतना ही चलेगा, लेकिन कंडेंसेशन जो है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, शुरुआत में वेपर ही नहीं थे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जीरो था ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा, अ स्टेज कम्स। अब तुम्हें दिख रहा है ना कि ये प्रोसेस कैसे रिवर्सिबल है, वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कुछ समय के बाद क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अ स्टेज कम्स वेयर रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो कुछ समय के बाद क्या अचीव कर लेती है, इक्विलिब्रियम, और एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस मस्ट बी इक्वल। ओके, मान गया। तो क्या होगा, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, तब होगा क्या, इस टाइम पर ना, तो जो प्रेशर, तो सॉरी, इस टाइम पर क्या होगा, जो वेपर्स तुम्हारे पड़े हैं, है ना, तो एट दिस स्टेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स on the surface of liquid as well as with the walls of container उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आ रही बात समझ में, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। वो भी कब, वो सिर्फ उसी स्टेज पे जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ क्या हो जाए, कंडेंसेशन। ठीक है, तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि प्रोसेस रिवर्सिबल है ना, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी, तो सिर्फ तभी हो सकता है ना, ये सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन द कंटेनर इज क्लोज्ड। व्हेन द कंटेनर इज, अगर कंटेनर ही ढक्कन खोल दिया तुमने, तो सोचो ना क्या वेपर्स कंडेंस हो पाएंगे, नहीं, वो तो बस उड़ते ही जाएंगे और गायब हो जाएंगे कुछ समय के बाद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये तो तुम बता ही सकते हो।
रेट वर्सेस टाइम। तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस लाइन इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये तो चेंज ही नहीं होगा समय के साथ। लेकिन कंडेंसेशन तो शुरुआत में ज़ीरो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेपर्स बढ़ रहे हैं वेपर्स बढ़ रहे हैं तो कंडेंसेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर किसके आ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन के। तो यहाँ पर अपना क्या एस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम। ये क्लियर होगा सबको कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। और इसमें आखिरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, देखो कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, उसको ना एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। उसको पता हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। पानी के वेपर प्रेशर का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस टेंशन। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, हाँ ध्यान समझना। एग्जाम्पल, मेरे पास क्या था, एक्स लिक्विड था, से मुझे क्या मिल रहा है, एक्स गैस। ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया, रिवर्सिबल का साइन, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि लिक्विड से गैस बनना कैसी प्रोसेस है, बताओ, एंडोथर्मिक, है ना, हीट देनी। एंडोथर्मिक का मतलब इस प्रोसेस में मुझे क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोसेस कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। ली चाइटलर प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है हमने, प्रोसेस कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड प्रोसेस जाने का मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा, देखना। अब मैं अगर ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम में पढ़ी है रिएक्शन, तो मैं इसके लिए क्या केपी लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और हमें याद है कि हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते थे उसमें हम प्योर लिक्विड्स और प्योर सॉलिड्स को लिखते ही नहीं थे। तो यहाँ पे केपी में क्या लिख दूँ, प्रेशर ऑफ दिस एक्स। और ये जो इक्विलिब्रियम पर ये जो एक्स प्रेशर लगा रहा है, यही तो क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्स। या तो तुम इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स कह लो, या फिर क्या बोल सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ एक्स। तो ध्यान रखना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वो किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के बराबर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। अब इसके बाद हम एक बात जानते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। अभी अगेन 11th का ही है, ठीक है। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से अपने पास आ गया रिलेशन कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैं आगे चल के एक रिलेशन भी डिराइव करवाऊंगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। देखो अब इसके बाद कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड या एनी शुद्ध लिक्विड वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर।
मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक्स लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, vapor pressure of a liquid is inversely proportional to intermolecular force of attraction। ये क्या कहना चाह रहा है भैया, सुनना ध्यान से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है, मान लेता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास ना दो लिक्विड रखे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस दो लिक्विड रखे हैं। एक तो पानी लिक्विड है, ठीक है, और एक रखा है सपोज, क्या मान लूँ दूसरा, पेट्रोल मान लेता हूँ, पेट्रोल लिक्विड। अब तुम खुद बताओ, देखो मैंने दोनों लिक्विड्स का टेम्परेचर क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, दोनों ही रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं, तो किसके वेपर ज़्यादा बनेंगे बताओ। ये तुम जानते हो ना पेट्रोल जल्दी उड़ता है, तो पेट्रोल जल्दी क्यों उड़ता है, क्योंकि इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं कंपैरेटिवली पानी के कंपैरिजन में, और इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, कंपैरेटिवली क्या हैं, स्ट्रॉन्ग। तो अगर पेट्रोल के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो मोर वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा, और इसका वेपर प्रेशर भी होगा क्या, थोड़ा सा कम। ये कब है, जब टेम्परेचर कितना मान रहा हूँ मैं, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट इसमें समझाऊँ तो मैं, वो ये आ जाते कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है पार्शियल प्रेशर की किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं लिख के समझाता हूँ। ये कहता है कि वेपर प्रेशर, ये स्टेटमेंट या स्टेज पूछी हुई है कहीं, वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर of vapor pressure is the maximum value of partial pressure at the given temperature। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, अगर मान लो कि अगर तुमने क्या करा, प्रेशर इस प्रेशर से ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, मैं समझाता हूँ तुम लोगों को ध्यान से, एक ग्राफ या फिर एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से समझना, मान लो ये लिक्विड है, ये वेपर्स बन रखे हैं, और यहाँ पे वेपर प्रेशर पता है कितना, मान लेता हूँ 10 mmHg है, ठीक है। नीचे क्या है अपने पास, x लिक्विड, ऊपर क्या है, x गैस, और मैंने ना ये पता क्या लगा दिया, पिस्टन। तो किसी भी टी टेम्परेचर पे होगा क्या, लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, फिर ऊपर से वेपर्स कंडेंस करेंगे, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम पे जो ये वेपर्स ऑफ x प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे और कंटेनर की वॉल्स पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। कह रहा है ये मैक्सिमम प्रेशर है, अब तुम कुछ नहीं करोगे ना तो प्रेशर 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने क्या करा, इस x के प्रेशर को बढ़ाया, तुम कैसे बढ़ाओगे समझना। अब मैं क्या करता हूँ, दो इसमें केसेस कर सकता हूँ। मैं पिस्टन को कंप्रेस कर सकता हूँ और मैं इस पिस्टन को रिलीज कर सकता हूँ। कह रहे अगर मैंने पिस्टन को क्या करा, कंप्रेस, पिस्टन को मैंने क्या कर दिया, कंप्रेस, तो बताओ क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर है
ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर है क्या होगा, बढ़ेगा। तुम यही तो सोच रहे हो कि अगर सर अगर मैं पिस्टन को दबाऊंगा तो तुम सोच रहे हो कि सर अंदर वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बट नहीं भैया, क्या होगा, अगर तुम पिस्टन को कंप्रेस भी करोगे ना तो वेपर प्रेशर अब भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होने लग गई, और पहले जितनी चल रही थी ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंडेंसेशन हो गई है। लेकिन अगर अब तुमने क्या करा, अगर तुमने क्या करा, पिस्टन को रिलीज कर दिया, पिस्टन को क्या कर दिया, ऊपर की तरफ ले गए, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ, प्रेशर था 10, तुम पिस्टन को ऊपर ले गए, पिस्टन को जैसे ही तुम ऊपर लेके जाओगे तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। पता है ना ये बात, कि छोटी सी अगर तुमने क्या करा, मान लो तुमने बहुत सारी गैस डाल दी एक छोटे सी डिब्बी में, मान लो छोटी सी डिब्बी में तुमने गैस डाल दी और एक तुमने बड़े से कमरे में वही गैस भर दी, तो वो गैस ज़्यादा प्रेशर कहाँ लगा पाएगी, छोटे से डिब्बे में, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ही तुम पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके गए हो तो वहाँ पर हुआ क्या है, वेपर प्रेशर 10 था, 10 से एकदम मान लो कितना हो गया, सपोज 8 हो गया, 8 हो गया, लेकिन वेपर प्रेशर तो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे तुमने पिस्टन उठाया वेपर प्रेशर हो गया 8, बट वेपर क्या रहना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, नीचे से और वेपर्स बनने लग जाएंगे, और वेपर्स बनेंगे और प्रेशर कुल मिला के वापस कितना हो जाएगा, 10 mmHg। मतलब अगर हम पिस्टन को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, मोर वेपर्स विल फॉर्म, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ताकि ये प्रेशर तुम्हारा कितना रहे, 10 mmHg का 10 mmHg ही रहे, ये चेंज ना हो, ठीक है। मोर वेपर्स विल फॉर्म बट स्टिल द प्रेशर विल बी 10 mmHg। इसको बैलेंस करने के लिए वापस 10 mmHg के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा खेल हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब मैंने जैसे आपको दो बातें बता दी हैं कि वेपर प्रेशर सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो लिक्विड के नेचर पे, और किस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, बस दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई तुम्हारे पास एक ना ये छोटा सा कंटेनर है, एक ये बड़ा कंटेनर है, दोनों में मान लेता हूँ मैं पानी है, H2 लिक्विड, H2 लिक्विड, दोनों में ही पानी है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो इसके अंदर 5 लीटर पानी और इसके अंदर है 100 लीटर पानी, तो आपसे मैं पूछूं बताओ वो टेम्परेचर दोनों का सेम है, सेम टेम्परेचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो आप सीधा बताएं आपको क्या बोलना है कि सर आपने बताया है कि अगर टेम्परेचर सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम इन बोथ कंटेनर। वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे, क्योंकि लिक्विड भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा। बच्चे कहेंगे सर नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पर छोटा कंटेनर है तो कम कम वेपर बनेंगे, बड़ा कंटेनर है तो ये बड़े बड़े वेपर बन गए। तो सर अगर यहाँ ज़्यादा वेपर बन रहा है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों नहीं है। लो देखो भाई, प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं अगर बात करूँ छोटे कंटेनर में, समझना ध्यान से, स्मॉल कंटेनर, स्मॉल कंटेनर अगर हैं तो मान लेता हूँ कि कितने कितने वेपराइज हुए, कितने वेपर्स बने, 10 वेपर्स बने। स्मॉल कंटेनर में लेट कर लेता हूँ मैं, 10 वेपर्स बने, और सरफेस एरिया भी कितना होगा, मान लो 10 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया। ऐसे ही लार्ज जो कंटेनर है, बड़ा कंटेनर राइट वाला, वेपर ज़्यादा बन गए, मान लो वेपर कितने बन गए, 50 वेपर बने, लेकिन भैया जी इसका सरफेस एरिया भी तो ज़्यादा है, कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो 50 वेपर
जितना फोर्स लगाएंगे अपन में 50, तो कितना आ गया 1। आ रही है बात समझ में? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया फिर फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशो है, चाहे लार्ज कंटेनर हो चाहे स्मॉल कंटेनर हो, क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें अब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन टाइप ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, किसका एग्जांपल लें? अल्कोहल ले लो, जैसे CH3OH मिथेनॉल, ठीक है। और इसका ले लो एग्जांपल CH2CH2OH, और एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले तो इनके नाम क्या होंगे तीनों के? तो इसका नाम होता है मिथेनॉल, इसका क्या होता है? ग्लाइकोल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर तीनों केसेस में सेम मान लेता हूँ, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो देख लो भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखो, यहाँ पर 3 OH हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो जितने ज़्यादा OH ग्रुप्स उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी ग्लिसरॉल में, तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या होगा? कम। अगर मैं 1 2 3 करूँ तो थर्ड का वेपर प्रेशर सबसे कम, 2 का ज़्यादा, 1 का और भी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चले, नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। तो 2 क्लासिफिकेशन है यार, सिंपल सी, पता है क्या? एक तो होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। अब जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं ये कैसे होंगे? दे हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर जनरली, ठीक है। इनकी डेफिनेट वैल्यू ऑफ क्या होती है? वेपर प्रेशर। चलो टेम्परेचर में स्पेसिफाई नहीं करता, डेफिनेट वैल्यू ऑफ रूम वेपर प्रेशर में लिख देता हूँ, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। मतलब क्या है इसका? मतलब ध्यान रखना, मैं आगे चल के इस चैप्टर में भी जो प्योर लिक्विड होगा ना, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को पता है कैसे डिनोट करूँगा? P0 से। आगे भी ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स अगर वोलेटाइल सब्सटेंसेस की कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनका जो P0 होगा, प्योर लिक्विड, जो P0 की वैल्यू क्या होगी बताओ? नॉट इक्वल टू 0। अब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से होंगे? इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, इनकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी वेपर प्रेशर की, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो तो नो टेंडेंसी, एक सेकेंड, नो टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की कोई इनके पास टेंडेंसी ही नहीं होती, ठीक है। अब ना इनकी एक एक डेफिनेशन और बता रहा हूँ, जो यहाँ तो नहीं बट हाँ आगे
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नाम का एक टॉपिक आता है वहाँ काम आती है। दूसरी डेफिनेशन वो लिख देते हैं इनकी कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं substances which do not undergoes phase change, उनका फेज चेंज नहीं होगा। मतलब वो सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड में रहेंगे, ठीक है, जिस फेज में उसी में पड़े रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर राइट साइड, ओहो उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे लिखना था, वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं विच अंडरगोज फेज चेंज, और नॉन वोलेटाइल में आता है सब्सटेंसेस विच डू नॉट अंडरगोज फेज चेंज, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, ये मतलब जो है फेज चेंज वगैरह का वो जब आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल वोलेटाइल सब्सटेंसेस के, जैसे हो गया अपना पानी, ठीक है, पानी के साथ साथ हो गया जैसे इथेनॉल, बेंजीन एक्सेट्रा, ठीक है, सबके पेपर्स होते हैं। लेकिन नॉन वोलेटाइल में एग्जांपल जो आप जनरली देखोगे जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, NaCl एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक वेपर प्रेशर का, आखिरी जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक आ जाता है अपने पास वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ आता है ना वो कुछ ऐसा आता है, वेपर वर्सेस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ आता है। अब ये कैसे आया, इसकी सारी इक्वेशन क्या है वो सब बताऊंगा, चिंता मत करो, देखना। अब थोड़ा सा यहाँ थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम लगने वाला है तो ध्यान से समझना। मान लेता हूँ अपने पास वही एक्स लिक्विड था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एक्स गैस में। तो मैं इसके लिए लिख सकता ना कि के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बराबर वेपर प्रेशर, ऐसे लिखता हूँ, के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के पी बराबर क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ एक्स, पी एक्स लिखोगे, प्रेशर ऑफ एक्स, और दिस प्रेशर ऑफ एक्स ही क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, यही तो है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम जानते हैं, एक वन टॉप इक्वेशन पढ़ी है हमने, रिमेंबर वन टॉप इक्वेशन इक्विलिब्रियम में log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2.303, नहीं उल्टा लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/, तो याद होगी इक्वेशन, वन टू इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन आई कैसे थी, तो सारा खेल सब कुछ समझ लेते हैं, फटाफट ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। आई कैसे थी वगैरह वगैरह, तो इससे भी क्वेश्चंस तुम्हारी जो बुक्स हैं नरेंद्र अवस्थी वगैरह उनमें दे रखे हैं, देखना ध्यान से। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं अब समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से ये इक्वेशन का हम कैसे यूज़ करेंगे वेपर प्रेशर में। देखो मैं जानता हूँ या तुम भी जानते हो कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर क्या होता है, ज़ीरो के, याद है। तो डेल्टा जी नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस 2.303 RT लॉग
के पी, डू यू रिमेंबर? तो और के पी है क्या अपना, के पी तो है वेपर प्रेशर, तो मैं लिख दूँ सारे डायरेक्ट -2.303 आर टी लॉग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम एक और चीज़ जानते हैं ना कि डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये इक्वेशन भी जानते हैं। दिस इज होगी इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करूँ, इक्वेट कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो क्या आ जाएगा -2.303 आर टी लॉग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। अभी डेल्टा एच नोट है क्या, वेपर्स बन रहे, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और दिस इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब मैं आगे क्या करता हूँ, मैं -2.303 आर टी को राइट साइड ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 आर टी, साइन आ जाएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा प्लस डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 आर। अब मैं इस इक्वेशन को करता हूँ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा d/dt ऑफ लॉग वेपर प्रेशर, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो d/dt ऑफ लॉग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर, तो आ गया बाहर, और 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिख दूँ यार d/dt ऑफ 1/t, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँगा, और इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो गया क्योंकि कोई टेम्परेचर वाली टर्म ही नहीं है इसमें, है ना। तो अब सोल्व कर लेते हैं, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी d/dt ऑफ लॉग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/t², तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन अपॉन 2.303 आर टी स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, बताओ इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन, या क्लेपरॉन इक्वेशन भी कह सकते हो, नहीं तो क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन कह दो। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये लॉग के टर्म्स में भी और एल की टर्म्स में भी है, तो ऐसे लिख दूँ d/dt ऑफ ln ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, समझदार हो, ln जब आता है 2.303 गायब हो जाता है, आर टी स्क्वायर, ये आया अपने पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपने पास इक्वेशन आई इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व। तो नेक्स्ट इसमें हम इस इक्वेशन में अब क्या देखना, देखो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कैसे, अपने पास क्या है d/dt ऑफ है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, देखना कैसे, मैं लिखना चाह रहा हूँ dt को राइट साइड ले जाता हूँ, तो ऐसा आ जाएगा ना ये d ऑफ ln वेपर प्रेशर, समझ रहे हो, इज इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, लो कर दिया। लिमिट कहाँ से लगाओगे, T1 से T2, और यहाँ पे वेपर प्रेशर 1 से वेपर प्रेशर 2, मतलब जब टेम्परेचर T1 है तो वेपर प्रेशर Vp1 है, जब टेम्परेचर T2 है तो वेपर प्रेशर Vp2 है। तो इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन जैसे x होता है ऐसे dln Vp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln Vp, लिमिट पुट कर दोगे Vp1 से Vp2 तक, बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/t, लिमिट लगा दो T1 से T2। जब आप लिमिट पुट कर लेंगे इसमें अल्टीमेटली अपने पास क्या रिलेशन हो जाएगा ln ऑफ Vp2 अपॉन Vp1
इज इक्वल टू Vp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को भी आप लोग क्लेपेरॉन इक्वेशन बुला सकते हो। और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपको दे रखा है तो आप किसी T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर को निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन एक तो हमने लिख दी एलन की टर्म्स में, दूसरी में लॉग की टर्म्स में लिख देता हूँ। फिर इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। ठीक है, एलन हटा 2.603 फिर आ गया भाई 1/T1 माइनस 1/T2। ये लो खत्म होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। ठीक है, बबल पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, कोशिश करें जितना हो सकता है शेयर करें, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए, तो इसको कंप्लीट देखा करो। ये नहीं बस फटाफट से ऊपर से देखा, व्यू आ गया, ख़त्म ना। कंप्लीटली वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, और जो मैंने DPPs दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं।